नमस्कार, राष्ट्र धर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, राष्ट्र धर्म में आज बात होगी मध्य प्रदेश की सियासत की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मतदान से 8 दिन पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को रविवार सुबह इस्तीफा सौंप दिया और इसके 1 घंटे बाद ही भगवा रंग में रंगे नजर आए, यानी भाजपा में शामिल हो गए। इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। राहुल लोधी के पार्टी छोड़ने की अटकलें पहले से ही थीं और इसी को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनसे मुलाकात की थी। राहुल लोधी दमोह सीट से पहली बार विधायक बने थे और भाजपा के दिग्गज नेता जयंत मलैया को उन्होंने करारी शिकस्त दी थी। कांग्रेस विधायक के इस्तीफे पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल लोधी ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें 2 दिन का समय दिया गया था ताकि विधायकी छोड़ने से पहले वो अच्छे से सोच विचार कर लें। उन्होंने, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद भी उन्होंने अपना फैसला बदला नहीं और इस्तीफा दे दिया, जिसको हमने मंजूर कर लिया। श्रीमान राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संबंध संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज 9वीं के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और 9वीं के दिन इस्तीफा सौंपने का उन्होंने कहा था और किया भी ऐसा ही। वो अपने इस फैसले से बदले नहीं, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसे मंजूर भी कर लिया गया। अब उसके बाद जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे राहुल लोधी बीजेपी के रंग में रंगे नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर गिर गई है कि महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए, इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेन्द्र जी से बात चल ही रही थी और आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का। जी हाँ, तो राहुल लोधी का जैसे ही बीजेपी में आगमन हुआ उसके बाद सियासी वार शुरू हुआ और ये सियासी वार ट्विटर की चिड़िया लेकर उड़ती रही। क्या कुछ रहा, पूरा घटनाक्रम भी आपको दिखाते हैं। कमलनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर जब बीजेपी में पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद सीधे तौर पर निशाने पर आ गए राहुल लोधी। कांग्रेस के प्रदेश पर निरंतर चुनाव का बोझ डालते जा रहे हैं, प्रदेश को कहां ले जाएंगे, ये सीधे तौर पर कमलनाथ के ऑफिशियल ट्वीट से ट्वीट हुआ। उसमें लिखा गया कि मैं प्रदेश की जनता से एक बार फिर से अपील करना चाहता हूं कि वो आगे आकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें, भाजपा की इस घृणित राजनीति को करारा जवाब देते हुए इसका अंत करें। सीधे तौर पर यह कमलनाथ की ओर से ट्वीट किया गया। भाजपा को जनता के वोट में विश्वास नहीं है, भाजपा का विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में है और इनका विश्वास अभी भी सिर्फ नोटों में है, वोटों में नहीं है। प्रदेश को देश भर में इतना बदनाम व कलंकित करने के बाद भी अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और अभी भी राजनीति को बिकाऊ बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि क्या कांग्रेस में सभी बिकाऊ हैं। वो भी अपना ट्वीट कर देते हैं और पूछते हैं कि कमलनाथ ने जब कहा कि अभी भी ये सौदेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और राजनीति को बिकाऊ बनाने में लगे हुए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट जाता है और कहते हैं कि क्या कांग्रेस में सभी बिकाऊ हैं। और इन सब के बीच एंट्री होती है दिग्गी राजा की। जी हाँ, दिग्विजय सिंह भी ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं कि बीच चुनाव बीजेपी के हो लिए राहुल लोधी। जी हाँ, 35 करोड़ का हिसाब बताते बताते खुद बदल लिया पाला। वाह जी वाह राहुल लोधी जी, ऐसे जनता के प्रतिनिधियों पर आखिर जनता भरोसा कैसे करेगी। सीधे तौर पर चुटकी लेते हुए
तो दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके सीधे तौर पर राहुल लोधी को निशाने पर लिया और चुटकियां ली। उन्होंने कहा कि वाह जी वाह राहुल लोधी जी, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर आखिर जनता कैसे भरोसा करेगी। बीजेपी के इस बीच हो लिए आप, बीच चुनाव में ही 35 करोड़ का हिसाब बताते बताते खुद पाला बदल लिया। और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों का। प्रकाश मीरचंदानी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। प्रकाश जी, सीधे तौर पर अब देखिए सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि क्यों आखिरकार राजनीति को बिकाऊ बना रहे हैं। आप इतने बड़े खरीदार सौदेबाज हो गए हैं प्रदेश में, आपको वोटों पर भरोसा नहीं है, आपको नोटों पर ही भरोसा है क्या प्रकाश जी? देखिए सुनील जी, ये आरोप तो फ्रस्ट्रेशन में माननीय कमलनाथ जी लगा। उनको आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिरकार उनके जो साथी उनके टिकट पर चुनाव लड़े थे, आखिर वो क्या कारण है कि एक लंबी फेहरिस्त, एक तो नहीं, आज मुझे बताइए कि आज 27-28 लोग एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। पहले 16 लोगों ने दिया, फिर 22 हुए, फिर 26 हुए, फिर 28 हुए, फिर आज 29 हो गए, फिर 30 हो गए। तो आप ये समझ लीजिए ये क्या मतलब, इसको केवल आप ये कह देंगे कि ये बिकाऊ है, इस नाते से ये चल जाएगा क्या? आप मुझे समझाइए, कोई इतने सारे लोगों की ऐसी यही राय बनेगी क्या? प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि कमलनाथ जी से बहुत ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये वयोवृद्ध नेता है, ये किसी की सुनते नहीं है। चलो चलो हो गया वाला इनका जो जुमला रहता था, उसके कारण से सारे व्यक्ति थे और दुखी थे। हर व्यक्ति ये चाहता है विधायक कि उसके क्षेत्र में काम हो, उसके क्षेत्र में जनता की सेवा हो जाए, उसके क्षेत्र में जिस कारण से वो चुन के आया, सड़क, पानी, बिजली, ये सारी व्यवस्था हो जाए। अगर ये व्यक्ति लगातार इसी तरीके का कृत्य करते रहे कमलनाथ जी, तो क्योंकि उद्योगपति है, पैसे के अपराध है इनके पास, इनको कोई कमी है नहीं, ये तो किसी व्यक्ति को कुछ समझते ही नहीं है। एक ठीक है, आशीष शर्मा भी हमारे साथ आ गए हैं। प्रकाश जी, आशीष शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आशीष जी। आशीष जी, राहुल नाम तो सुना होगा आपने, ये भी बीजेपी के होलिए, भगवा रंग में रंग लिए ये भी। आखिर क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस पर विश्वास नहीं, कांग्रेस के नेताओं को वो लगातार एक के बाद एक आपके कुनबे से, आपके खेमे से निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं? आप आरोप खूब सारे लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए नोटों पर भरोसा है, वोटों पर भरोसा नहीं है, जनता इनको सबक सिखाएगी, ये लोग बिकाऊ, इस तरीके के लोग। लेकिन बावजूद इसके आपके जो विधायक हैं वो अभी भी उनका जो जाने का दौर है वो थम नहीं रहा है। आशीष जी, आदरणीय, मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये नोटतंत्र का मामला है और चूंकि लोकतंत्र बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला। तो दूसरा, आपसे एक बात पूछूंगा, क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र से आते हैं और सामाजिक क्षेत्र में हर पार्टी अपने अपने स्तर पे सामाजिक क्षेत्र में काम करती है। महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग बिक गए, वो चाहे 28 बिके हों, चाहे 29 बिके हों, चाहे 30 बिके हों, उनका किरदार तो खरीदने वाला तय करेगा कि उनको इस्तीफा कब देना है, आज उनको देना है, कल देना है। ये तो एक तरीके से नाटक का मंचन हो रहा है और जो नाटक का मंचन हो रहा है तो उनमें उन विचारों को कुछ भी नहीं करना आप है। आशीष शर्मा जी, आशीष शर्मा जी, ठीक है आशीष शर्मा जी, मैं आप ही की बात को बड़ा करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए, बिकाऊ हो गए, इसका कोई है आपके पास एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ? क्योंकि मेरे शो में हवा हवाई बातें नहीं। एक मिनट में आपको बताता हूँ, कोई सबूत हो तो आप दीजिए और दिखाइए जनता को कि देखिए इतने करोड़ आए इनके खाते में, तब तो गए। वो कह रहे हैं पार्टी में हमारी इज्जत नहीं, हमारा मोह भंग हो रहा है, पार्टी वो पार्टी नहीं रही, इसलिए हम जा रहे हैं दूसरी जगह। आप कह रहे हैं बिक गए। जो आदमी पार्टी को अपनी माँ कहता हो, माननीय कमलनाथ जी को पिता तुल्य बताता हो, उसके बाद में अगर वो पैसा लेके नहीं जाएगा या कोई अन्य लालच से नहीं जाएगा, मैं फिर वही कह रहा हूं, माँ जैसी पार्टी आरोप नहीं, ये आरोप नहीं। देखिए कोई बुनियाद तो हो, उन्हीं के कोई बुनियाद तो हो प्रभु। मैं वही आपको बुनियाद पे आ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने बोला 28, आपने बोला 29, नहीं हमने नहीं बोला, ये तो जनता देख रही है। 28, 29, 30 आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए जनता ये भी देख रही है। अगर ये लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए होते तो आप मुझे ये बताइए, क्या किसी को अपनी छाती पीटने की जरूरत पड़ती चुनाव में वोट लेने के लिए? पहली बात।
दूसरी वाली बात मैं आपको बोलूंगा, क्या किसी को आप ही के चैनल लोग दिखा रहे हैं कि लोग नोट बांट रहे हैं? हर जगह का अलग अलग बताऊंगा। छाती कौन पीट रहा है वो आपको मालूम है। मुझे एक नोट बात कौन बताइए बांट रहा आशीष है, शर्मा वो जी, भी टीवी पे आ रहा है, वो भी आशीष शर्मा जी, एक बात बताइए, एक मिनट मैं फिर वही कह रहा हूँ। देखिए, तथ्यों पर बात हो तो ज्यादा बढ़िया। मैं बहस को इधर से उधर नहीं ले जाना चाहता। अब छाती पीटने वाली बात छोड़िए, मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये दौर पहला तो नहीं मैं देख रहा राजनीति में, ना आप देख रहे कि कोई विधायक जो है पाला बदल के दूसरी पार्टी में शामिल हुआ हो। यह सिलसिला तो वर्षों वर्ष से चला आ रहा है। फिर चाहे विभाजित होने के बाद छत्तीसगढ़ में हुआ हो जोगी जी के साथ, वो भी तो आप ही के मुख्यमंत्री बने थे, एकाएक सभी विधायकों लेकर पार्टी में आ गए थे, वहां पे भी पैसे का खेल हुआ था क्या? देखिए, आप छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की तो बात मैं तो अगर उदाहरण दे रहा हूं जी के पास जाऊंगा, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो वहां पर भी बहुत किया गया था कि पैसा खुदा तो नहीं, तो खुदा से बढ़कर भी नहीं। तो छत्तीसगढ़ की अगर आप बात कर लीजिए, अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो बंगारू लक्ष्मण जी की बात कर लीजिए। आप अगर भूतकाल में जाते हैं तो भूतकाल में वो बात, ठीक है प्रकाश जी, प्रकाश जी, भाई पैसे का खेल चल रहा है सीधे तौर पर, खरीदारी कर रहे हैं आप। देखिए, अगर ये जो अभी वर्तमान स्थिति में अगर आचार संहिता होती या चुनाव नहीं होता, तो इनके ऊपर, सबके ऊपर, जो भी ये कह रहे हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति, वो सारे लोग इनके ऊपर मानहानि के मुकदमे भी करने वाले हैं। इनको गलतफहमी है, किसी की छवि आप इस तरीके से बिगाड़ सकते हैं। अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे, अपनी गलतियों को नहीं ठीक करेंगे, अपनी सामंतवादी सोच को, अपने उद्योगपति सोच को, सबको नौकर समझ लेना, ये कमलनाथ जी का शगल रहा है। कमलनाथ जी अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं मानते। और हमारी तो छोड़ दीजिए साहब, जनता की भी छोड़ दीजिए, ये तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी को कुछ नहीं समझते कि माननीय इमरती देवी जी के लिए जो उन्होंने अपशब्द कहे थे, उस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरी पार्टी के कमलनाथ की बातों से मैं सहमत नहीं हूं और उनको माफी मांगना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। तो उस पर कमलनाथ जी का पलटवार ये था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों मांगू मैं माफी? जो व्यक्ति अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की नहीं मानता अपने आगे, तो ऐसी पार्टी में लोग, आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है क्या सुनील भाई? ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला कैसे लुटा, इस बात पे बात करना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि अच्छी खासी आपकी 15 महीने चल रही सरकार केवल आपके घमंड और अभिमान के कारण से गिरी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी पे जाकर, गांव गांव जाकर, नीचे तक जाकर काम कर रहे हैं और उसके बाद मेहनत कर रहे हैं और पूरी ताकत से कह रहे हैं कि हाँ, यही सरकार ऐसी है जो वर्तमान में जनता की सेवा कर रही है, जनता की सेवा करेगी, आगे भी सेवा करेगी लगातार पिछले 15 साल तक आऊंगा और तथ्यों को भी समझूंगा आपसे। प्रकाश जी, कई बार बहसों में लंबा अरसा हो गया, ये आप केवल मेरे इनके लिए साथ पैसा ही पैसा है साहब। मैं समझता हूँ। ठीक है प्रकाश जी, आशीष जी भी हमारे साथ बैठते हैं हमेशा चर्चाओं में, सुर्खियों में। वो इस बात के लिए भी मैं हमेशा उनको कहता हूं कि तथ्यात्मक बात हो, इधर उधर की बात नहीं। आपने कहा काफिला क्यों लूटा, और मैं कहता हूं कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात देखिए, आप तथ्यात्मक बात करने चाहना चाहता हूं जी। मेरा मानना ये है कि अगर इलेक्शन साफ सुथरा होता और साफ सुथरे इलेक्शन में महाराजा जी को भी जनता के बीच में आरोप लगा रही है, तो कहां से आएगा कोई भाई? प्रकाश जी, अब थोड़ा धैर्य रखिए, जोर से क्या बोल रही है? ना थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए पहले, अब उन्हें बोलने तो दीजिए प्रभु। ठीक है प्रभु, सुनते हैं। अगर अपनी बात, अगर उस बात रखने में ईमानदारी होती, जनता शांति से सुन रही होती, आपकी बात समझ रही होती, तो आप विनम्र भाव से जाते, जनता से निवेदन करते और आपको वोट मिल जाता। आपको छाती पीटने मिल गया क्या वोट? अभी तो दूर है भाई, अभी तो भविष्य के गर्त में है चुनाव। सुनिए, मैं आपने कहा तथ्यात्मक बात रखी है, नहीं तो आपने कैसे कह दिया वोट जनता को? दूसरा आपको लगता है कि सारा वोट आप ही को मिलेगा? 28 सीटें, आप 29 सीटें आप जीत जाएंगे? भाई साहब, सागर में आपने, सागर में अभी तो सागर में देख रहा हूँ पैसे बांटे जा रहे हैं, ग्वालियर में देख रहा हूँ अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता आज में काम कर रहा है, ठीक, किसी को धमकी दे रहे हैं, तो आपके सामने स्पष्ट हो रही है। ठीक है आशीष जी, वो चीजें जरा बताएं कि आखिर कांग्रेस से मन भंग क्यों हो रहा है, मोह क्यों भंग हो रहा है कांग्रेस के नेताओं का, इसको बताएं। और प्रकाश जी, आपसे समझूंगा कि जितने भी कांग्रेसी पैराशूट लैंडिंग हो रही है आपके यहाँ,
उससे आपका खेमा, आपकी पार्टी के जो तमाम सिपाही थे जो झोला डंडा लेकर वर्षों से चल रहे थे, उनकी मुसीबतें क्या बढ़ रही हैं? क्या वो स्वीकार करेंगे ऐसे लोगों को जो अब तक पानी पी पी कर गालियां बकते थे एक दूसरे के सामने? इन तमाम तथ्यों को समझूंगा। एक ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा, वक्त एक ब्रेक का है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत की बात हो रही है। जी हाँ, एक बार फिर से रुक करूंगा। प्रकाश मीरचंदानी जी, लगातार देखिए एक के बाद एक एंट्री तो हो रही है आपके खेमे में, आपका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, खुशी भी है, उल्लास भी है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट करिए, समझाइए, उन लोगों को भी बताइए कि कैसे वो संतुष्ट होंगे जो लंबे अरसे से झोला और डंडा लेकर आपकी पार्टी का चल रहे हैं और एकाएक किसी की एंट्री हो जाती है। वो जो धुर विरोधी होते हैं, एक दूसरे में कांग्रेस और बीजेपी में जो फाइट होती है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपका कार्यकर्ता इन्हें स्वीकार कर पाएगा? सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ता काम करता है जो राजनीतिक विचारधारा को पोषण करने के लिए राजनीति में आता है। हमारी विचारधारा का पोषण करने के लिए जो व्यक्ति आता है राजनीति में, उसके माध्यम से वो व्यक्ति अपना काम करता है। जहां तक हमारे कार्यकर्ता या दूसरे कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, अब जब कोई व्यक्ति अमुक पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है तो वो व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाता है। उसको वो सारी रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की मालूम रहती है, जिसके कारण से वो भाजपा ज्वाइन करता है। ये तो रही एक अलग बात। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी बार बार कह रहे छाती पीट रहे, छाती पीट रहे, अभी तो केवल और केवल कमलनाथ जी छाती पीटते दिख रहे हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इतने अमाउंट में, उतने अमाउंट में ये व्यक्ति बिक गया, वो व्यक्ति बिक गया, ये तो इतने कॉन्फिडेंस से बातें करते जैसे इन्होंने ही सौदे कराए हो, या पैसा देने वाले या लेने वाले इनके बीच में यही हो। तो क्या ये जो कर रहे हैं धंधा, तो क्या ये उसी का अनुभव ये बता रहे हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति विधानसभा के पद से, विधायक के पद से इस्तीफा देता है क्या बिना व्यथित हुए? आदमी आज की तारीख पर सरपंच के पद से भी त्याग पत्र नहीं देता भाई साहब, क्योंकि जिस तरीके का मान सम्मान जनता के बीच में, समाज के बीच में मिलता है, खुददार व्यक्ति ही होते हैं जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि जिस जनादेश के कारण से, जिसके कारण से जनता ने मुझे अपना अभिमत दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, मुझे चुना है, लाखों लोग वोट डालते हैं, उसके अगर उसके कोई अगर खुददार व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, उसकी बातों पर अगर नहीं, सुन लीजिए ना, ठीक है, नहीं प्रकाश जी, सब बड़े खिलाड़ी हैं आप, जादूगर हैं आप, इधर से उधर कैसे चीजों को घुमा देते हैं। मैं लंबे अरसे से देखता आ रहा हूं अपनी चर्चाओं में, मैंने देखा है प्रकाश जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। देखिए जो सुखबुगाहट, प्रकाश जी, जो सुखबुगाहट सुनील सिंह को मिली उनकी टीम के द्वारा कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता ये कि इन चुनावों में जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी दोबारा खड़े हो रहे हैं इन सीटों पर बीजेपी के हैं,
उनको साधने के लिए उनका कार्यकर्ता कैसे तैयार होगा, ये बड़ी चुनौती है। प्रकाश जी, आपने नहीं, बड़े नहीं, हल्के देखिए, में इस हमारा चीज को ऐसे घुमा कार्यकर्ता दिया बहुत कि सरल और पार्टी से सरल एक चीज व्यक्ति जारी है। हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। हमारा प्रकाश जी? कार्यकर्ता देखिए सत्ता को केवल साधन के लिए लेता है, उसका कोई बहुत होता, उसका कोई बहुत लक्ष्य नहीं होता। कार्यकर्ता ये चाहता है कि अच्छी पार्टी, समाज की पार्टी, समाज के हित में जनता की सेवा करे और एक विचार व्यक्ति आगे तक पहुंचे और वो व्यक्ति पहुंचकर उस काम को अंजाम दे, मुकाम तक पहुंचाए। इसके कारण से ये पूरी पार्टी का काम करते हैं। हम लोग कभी जीवन में ये नहीं सोचते कि हमें कि विधायक बनना है, कि सांसद बनना है, कि कहीं कोई पदाधिकारी बनना। हमारा लक्ष्य एक है, केवल उस विचारधारा का पोषण करना। उसके कारण से हम राजनीति में, और अगर वो सत्ता रूपी साधन मिल जाता है तो उस विचार को हम और ठीक है, कर पाते हैं, ठीक है। उस बात आशीष को जी, आगे बढ़ा पाते हैं। आशीष जी, थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से बताएं कि आखिर वजह क्या है भाई। पैसे की बात अगर आप करेंगे कि बिक गए, कि पैसे में ये सारी चीजें हुई, तो उसके लिए आपको प्रमाणित करना होगा, हवाई बातें नहीं। दूसरा, एक बड़ी वजह क्या मानते हैं? हालांकि मैं आपकी व्यथा, आपकी मजबूरी भी समझ सकता हूं, खुलकर आप बात नहीं रख पाएंगे, लेकिन कोई तो ऐसी वजह रही होगी कि 28, 30 ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों नहीं रुक पा रहे कांग्रेस के सिपाही? कांग्रेस में जो रुकने की आप बात कर रहे हैं, चूंकि एक व्यक्तिवादी सोच के लोग जो 15 से 16 लोग थे, उन्होंने कोई स्टेप उठा लिया और उनके साथ में जो एक बार जो जाना थे वो चले गए। अब किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति, घर का व्यक्ति गलत निकल जाए तो उसका तो कोई ना हमारे पास जवाब है, ना ये मान के चलिए आपके पास जवाब होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाजपा से आए, नहीं, कांग्रेस में आए एक और चल कांग्रेस से जाता, आए, 2 भाजपा चल में गए। जाते, 3 चल जाते, ये तो पूरे के पूरे चले गए। साहब, ये कुनबा था, जो कुनबा पूरा के पूरा वहां चला गया, ये तो बहुत क्लियर है। क्यों गया, किसकी महत्वाकांक्षा में गया, ये भी क्लियर है। आज अपन जिस चुनाव की लेके बात कर रहे हैं, वो चुनाव ही ये मान के चलिए नोटतंत्र के कारण लड़ा जा रहा है। आशीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं 28 आते आते मतदाता बूथ तक पहुंचते पहुंचते ऐसा हो कि 1-2 और आ गए भैया? भाई साहब, अगर 28 आ जाते, 29 ना, आ जाते, मैं कह रहा हूं कि 30 चुनाव की तारीख वाले दिन, मतदान होने वाले दिन, उससे पहले ये ना हो, घंटे भर पहले अनाउंसमेंट हो जाए कि कुछ लोग और आ गए। बोला ये तो खरीदार बताएगा कि उसने खरीदे कितने हैं और किसको क्या पात्र दिया गया है। मैं यही पूछ लेता हूं आपसे। चुनाव में 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि चुनाव में जनता इनको साफ साफ नकार रही है। 2 मिनट सुन लीजिए भाई साहब, जनता इनको नकार रही है और नकारने के बाद चूंकि नोटतंत्र से चुनाव शुरू हुआ था और नोटतंत्र में ये खत्म करना चाहते हैं, इनकी बाकायदा 3-4 दिन की और स्क्रिप्ट बची हुई है, वो स्क्रिप्ट और खत्म हो जाएगी। एक विकेट गिराना या 2 विकेट गिराना, हम तो 28 पे जीत रहे हैं चुनाव। अब हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 उपचुनाव में, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं 29-30 सारी जीत जाएं आप, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये तो खरीदार बताएगा, क्या सभी बिकने के लिए बैठे हैं क्या? सबके बिकने की अगर आप बात करें तो जो बेचारे गए हुए हैं उनको ऐसे अपने मित्रों को मनाने के लिए, मान स्वाभिमान वाले व्यक्ति थे, हमारे यहाँ रहते थे, बढ़िया सीना तान के चलते थे, अपने मित्रों के साथ में पैर पे बार बार गिरना नहीं पड़ता उनको। आज उनकी वजह तो आपके चैनल ही दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दो कांग्रेस है क्या? मध्य प्रदेश में आशीष शर्मा जी, आता है 2 कांग्रेस चल रही है, कमलनाथ कांग्रेस, एक राहुल गांधी जी की कांग्रेस। ये आपका मीडिया बोलता है, इसके बारे में तो हम कोई उत्तर दे नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े हम हैं नहीं कि आपके मीडिया को हम नकार दें। और आप अगर 1 कांग्रेस बता दो, 2 बता दो, 5 बता दो, इसका जवाब अगर आज हम मध्य प्रदेश के चुनाव में दें, हम जिस चुनाव की अगर बात कर रहे हैं उस वक्त हम साफ साफ देख रहे हैं, इसलिए कहा जाता है की राजनीति चल रही है और उसके मैंने चारों आपको उदाहरण दे दिए। इसलिए ये सवाल वाजिब हो जाता है कि जो भी कोई भी आकर बीजेपी का दामन थामता है, आपका सिपाही, तो वो सबसे पहले यही कहता है कि हमारे साथ तो अन्याय हुआ, वहां हमारे साथ कमलनाथ जी ने ये किया वो किया। तो क्या कमलनाथ जी से अलग हटकर कोई कांग्रेस का लीडर नहीं वहां? क्या शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में नहीं? तो माना तो ये जाएगा ना फिर, एक कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चला रहे हैं और दूसरी राहुल गांधी चला रहे हैं। आदमी को भागना है, स्वार्थवश भागना है, तो क्या बोल के भागेगा? ये बताइए ना कि मैं आज अगर मुझे आपके साथ में नहीं रहना है तो मैं कुछ ना कुछ तो दोष आपके ऊपर भी लगाऊंगा कि भाई साहब आपकी शर्ट जो थी वो थोड़ी ज्यादा गंदी दिख रही थी, इसलिए मैं आपके पास से मुझे स्मेल आ रही थी, या आपका परफ्यूम ज्यादा खुशबू मार रहा था, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं बैठ सकता। मुझसे दिक्कत हो सकती है जी
आशीष जी, मुझसे दिक्कत हो सकती है, पूरी पार्टी से नहीं, शीर्ष नेतृत्व से नहीं। आप अभी व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं सीधे तौर पर मैं व्यक्तिवाद नहीं, मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ जी से सब परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से या बाकी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं कर सकते क्या आपके सिपाही? ये वो सिपाही हैं जो पूरे लड़े ही नहीं, चलिए, बीच में छोड़ के भाग गए। लड़े तो ऐसे थे कि इन्होंने जीत दर्ज की, ये लड़े थे। कैसे बोल सकते हो जो सैनिक प्रकाश जी, पूरी ना लड़े, जिसको 5 प्रकाश जी भाई, जवाब नहीं आज सीधे तौर पर कांग्रेस के पास इस बात का कि आखिर क्यों जा रहे हैं उनके सिपाही उनके खेमे से। सुन लीजिए पहली बात, जिसको जनता ने जो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के बहाना करना पड़ेगा। नहीं आशीष जी, अब ठीक है, अब समय का भी ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। सैनिक उसको मानेंगे जिसको जो जिम्मेदारी दी वो बखूबी ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाए, उसको प्रवचन हो गया हो तो मैं बोलूं? ठीक है आशीष जी, धैर्य रखिए। प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में। हाँ, मेरा तो इतना सही निवेदन है कि ये जो कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं ये अमुक कारण इसके कारण से ये क्या वो कहा इसके कारण से जा रहे हैं। अरे भैया, मुझे एक चीज बता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 25 नहीं 30 लोग, लिस्ट लंबी है। हाँ, और ये कह रहे हैं दल बदला, दल नहीं बदला है। उन्होंने तो आपका जो आपने प्रकाश जी, मतदान तक कुछ और एक आध तो नहीं आ जाएंगे क्या प्रकाश जी? एहसान उतार दिया, आपका एहसान उतार दिया। मतदान होने तक कुछ और 1-2 लोग और आ जाएंगे क्या? आपने अगर उनको टिकट दिया था, उन्होंने सर सम्मान आपका टिकट वापस किया, इस्तीफा दिया विधानसभा से, अब वो जनता के दरबार में जा रहे हैं। अब आप क्यों व्यतीत हो रहे हैं? आपको ऐसा लगता है वो आपके कहाँ कोई बंधुआ मजदूर तो थे नहीं आपके। आपके बंधुआ मजदूर तब थे जब आपके विधायक थे, आपकी पार्टी के टिकट पर चल रहे थे। आपको ऐसा लगता है? हमारे हिसाब से तो वो जनप्रतिनिधि था, जनता का सेवक था। लेकिन आपके कमलनाथ, ठीक है, चुनौती बड़ी है, लेकिन प्रकाश जी चुनौती बड़ी है इन उपचुनाव में भी, पार्टी के लिए भी और सीधे तौर पर प्रत्याशी के लिए भी, क्योंकि ये जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कहीं ना कहीं इस तरह की सुगबुगाहट भी आ रही है कि ऐसा क्या हुआ कि एकाएक मोह भंग हो गया। दूसरा, आशीष शर्मा इस बात को कह रहे हैं कि देखिए खरीद फरोख्त की गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आशीष शर्मा बेहतर जानते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो भी प्रत्याशी आ रहा है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सिर्फ हमारा वहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ हमारी इज्जत नहीं, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में इस तरह की स्थितियां बन क्यों रही हैं? क्यों आखिर विपक्ष इतना कमज़ोर होता जा रहा है? क्यों विपक्ष अपने आप को सीधे तौर पर अपने कुनबे को बचाने में नाकामयाब हो रहा है? इसके लिए मंथन भी करना होगा। और आशीष शर्मा जी, इससे पहले अगर मंथन कर लिया होता तो शायद ये भी समझ में आ जाता कि आखिरकार ये राहुल लोधी जी क्यों चले गए और क्या इनके जाने की पहले आपको खबर थी। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आत्मचिंतन और मंथन करना होता है पार्टी को, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आप चर्चा में जुड़े। प्रकाश मीरचंदानी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आशीष शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। राष्ट्रधर्म में इतना ही, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात